हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2009 में आई अंडररेटेड फ्रेंच ज़ॉम्बी हॉरर मूवी म्यूटेंट्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड मॉर्लेट। फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम एक सीरियस बर्फीली ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर देखेंगे, वो भी 28 डेज लेटर स्टाइल वाली। कुछ अलग ही मूवी है ये, अगर आपको मिल जाए कहीं पे तो जरूर देख लेना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इन्फेक्शन का पहला केस गर्मी की शुरुआत में सामने आया था, फिर कुछ महीनों के अंदर ही वायरस ने पूरी आबादी का विनाश कर दिया। अब जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए बस एक ही होप बची है, मिलिट्री बेस नोआ। वहां से एक रेडियो मैसेज आया था कभी कि ये जगह सेफ है, पर अब उस मैसेज को इतना टाइम हो चुका है कि वो कोई धुंधली याद बन चुकी है। फिर भी कई सर्वाइवर्स ऐसे हैं जो उसी बेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके साथियों को जंगल में ज़ॉम्बिस ने उधेड़ दिया। वो लड़की ज़ॉम्बी से बच के भाग रही थी और जैसे तैसे रोड तक पहुंची थी कि तभी एक एम्बुलेंस उसके चीथड़े उड़ाते हुए निकल गई। कुछ इस प्रकार की ये मूवी है। एम्बुलेंस में था ड्राइवर मार्को, उसकी डॉक्टर वाइफ सोनिया जो कि प्रेग्नेंट है, और उनका एक और साथी जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। पेरिस नाम की एक कमांडो भी उनकी एम्बुलेंस में घुस चुकी थी जो गन पॉइंट पे उन्हें कंट्रोल कर रही थी। सोनिया अपने साथी को उससे बचाना चाह रही थी, ये बोलकर कि इसकी हालत बेहतर हो रही है, जबकि क्लियरली ऐसा था नहीं, वो खून उगल रहा था। पेरिस ने उसके कपड़े उतरवा के देख लिया कि उसकी बॉडी पे बाइट मार्क्स थे। इसका मतलब कि वो भी इन्फेक्टेड बन चुका है और धीरे धीरे बदल जाएगा। ये देखते ही पेरिस ने एम्बुलेंस रुकवाई, उस आदमी को बाहर निकाला और उसके सर में 3 गोलियां मार दी। और ये था मूवी का इंट्रो। इसमें खास बात यह है कि इस मूवी के ज़ॉम्बिस कुछ अलग हैं। उन्हें नॉर्मल ज़ॉम्बिस नहीं बोला जा सकता, वो आप आगे देखोगे क्यों। इसलिए मूवी का नाम भी म्यूटेंट्स है। और इसमें जो वायरस है वो भी अलग तरीके से काम करता है। वो एकदम से किसी को भी ज़ॉम्बी नहीं बनाता, बल्कि अलग अलग ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग टाइम ले सकता है। तभी तो मूवी के स्टार्ट में बताया गया कि आबादी के विनाश करने में कुछ महीने लगे। महीने इसी वजह से लगे, वरना आपको पता ही है कि ये दिनों का भी खेल नहीं है। खैर, एम्बुलेंस के अंदर उस इन्फेक्टेड का खून फैला हुआ था, इसलिए पेरेस अंदर नहीं चढ़ी, क्योंकि खून से भी वायरस फैल जाता है। उसने दोनों को बोला कि पहले अच्छे से एम्बुलेंस को साफ करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मार्को नदी में से पानी लेने गया और वो देखता है कि वहां भी एक बॉडी पड़ी थी। पता नहीं पानी भी कब तक सेफ रहेगा। मार्को ने पानी ले जाकर एम्बुलेंस को अच्छे से धोया, तब कहीं जाकर पेरेस अंदर पधारी। वैसे सोनिया और मार्को मिलिट्री बेस नोआ की तलाश में निकले हुए थे और पेरेस को भी वहीं जाना है। तो रास्ते में इनके ऊपर अटैक हो गया होगा, जिसमें इनका साथी फंस गया। तब पेरिस ने आके इन्हें बचाया होगा और वहीं से इनके साथ हो ली। अब एम्बुलेंस में फ्यूल कम था, इसलिए आगे वो एक गैस स्टेशन पे रुके। पेरिस ने एक पिस्टल मार्को को पकड़ा दी ताकि कम से कम वो खुद का बचाव कर सके। दोनों नीचे उतरे। मार्को गया पंप के पास, लेकिन उसमें फ्यूल ही नहीं था। तो दोनों को गैरेज के अंदर जाना पड़ा। वहां पे दोनों अलग हो गए ताकि जल्दी कोई ड्रम ढूंढे और निकले। ड्रम तो नहीं मिला, पर पेरिस को बहुत सारी बॉडी जरूर मिल गई और वो सतर्क हो पाती उससे पहले एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर टूट पड़ा। शोर सुनकर मार्को भाग के आया तो पेरेस उसे कहने लगी कि गोली चलाओ, लेकिन गोली चलाने के बजाय उसने फिजिकल अटैक करके ज़ॉम्बी को दूर किया, क्योंकि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि एक ऑटिस्टिक पर्सन था। पैनिक में उसकी पूरी फैमिली जो खत्म हो गई। सोनिया ने आके उसे चेक किया और तब उनमें बहस होने लगी। वो दोनों कह रहे थे कि ये भी हमारे साथ चलेगा, लेकिन पेरेस इसके सख्त खिलाफ थी। उन दोनों ने ज्यादा बहस की तो पेरेस ने उनपे गन तान दी, लेकिन एक गन अब उनके पास भी थी। पेरेस उनसे एम्बुलेंस की चाबी मांग रही थी, जो कि वो देने को तैयार नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच वो लड़का फिर से पेरिस के ऊपर टूट पड़ा, जिस बीच मार्को के हाथ से गन गिर गई। पेरिस ने उस लड़के को पीछे धकेल दिया मार्को के ऊपर और फिर उसे गोलियों से भून दिया, जिससे उसका खून मार्को की आंख और मुंह में चला गया, जो कि घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बात के हाई चांसेस है कि वो लड़का इन्फेक्टेड था। अभी बदला नहीं था, लेकिन बदल रहा था, तभी एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था। पेरिस अगली गोली उन्हें मारती उससे पहले सोनिया ने गन उठा के उल्टा उसे गोली मार दी, जो लगी उसके गले में। तो गिरते हुए उसने भी गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली लग गई मार्को के पेट में। मरते मरते वो और भी गोलियां चलाने वाली थी। वो तो मार्को ने इशारा कर दिया, इसलिए सोनिया ने गोली मार दी सीधा उसके चेहरे में। फिर उसकी गन उठाई और मार्को को एम्बुलेंस में डालकर वो बढ़ गई आगे किसी सेफ जगह की तलाश में, जहां पे मार्को का इलाज किया जा सके। लेकिन दिक्कत ये थी कि फ्यूल खत्म हो रहा था। पर किस्मत से उससे पहले सोनिया को एक बड़ी सी खाली बिल्डिंग दिख गई, जिसमें जाके उसने शरण ली। वहीं पे मार्को के अंदर से गोली निकाल के उसका इलाज कर दिया और जिस बीच वो बेहोश था, सोनिया निकल पड़ी उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर
करने कि कहीं उसमें आसपास कोई खतरा ना हो। आगे गई तो उसे एक आदमी की बॉडी मिली जिसने खुद ही अपने आप को गोली मारी थी। उसके अलावा भी कई बॉडीज मिली पर किस्मत से कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उसे पावर लीवर मिल गया जिससे उसने बिल्डिंग की पावर ऑन कर दी। इससे उन्हें फायदा होगा लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग में जलती लाइट ज़ॉम्बीज और शिकारियों का ध्यान खींचेगी। आपको पता ही है अपोकलिप्स में इंसान को सबसे ज्यादा खतरा इंसान से ही होता है, किसी वायरस से नहीं, किसी ज़ॉम्बी से नहीं। खैर सोनिया कुछ देर आराम करने लगी तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा जिससे उसे भरोसा हो गया कि मिलिट्री बेस अब भी वर्किंग है। ये खुशखबरी वो मार्को को दे रही थी पर तभी मार्को के बाल झड़ के उसके हाथ में आ गए, यानी वो भी इन्फेक्टेड बन चुका है। जो खून उसके मुंह में गया उसकी वजह से। पर सोनिया अभी ये मानने को तैयार नहीं। अगली सुबह जब मार्को को होश आया तब सोनिया एम्बुलेंस में बैठी हुई रेडियो के जरिए मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी और उसका कांटेक्ट हो भी गया। आगे से उसे जवाब आया कि हम उस बिल्डिंग को जानते हैं, तुम वहीं पे रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। ये सुनकर सोनिया की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो और बात करना चाह रही थी पर कांटेक्ट टूट गया और तभी उसके पास पहुंच गया मार्को। सोनिया ने उसे बताया कि मिलिट्री बेस से मेरी बात हो चुकी है, वो हमें लेने आएंगे। पर मार्को को इस बात पे भरोसा नहीं था। सोनिया ने देखा कि उसके घाव की हालत खराब हुई पड़ी थी, फिर भी उसने ये बोला कि सब ठीक है, घाव हील हो रहा है। मार्को ने उससे पूछा भी कि मेरे मुंह में खून चला गया था, उसका क्या हुआ? तो सोनिया बोली चिंता मत करो, वायरस इतनी आसानी से नहीं फैलता, तब तक हेलीकॉप्टर हमें लेने आ जाएगा। सोनिया ने बिल्डिंग की छत पे SOS लिख के बड़ी सी आग जला दी ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें स्पॉट कर पाए। सोनिया को लग रहा था कि तब तक वो मार्को को ठीक ठाक रख लेगी, लेकिन अब वायरस अपना असर दिखाने लगा था। मार्को ने भी खून उगलना शुरू कर दिया था और उसकी स्किन भी पेल होती जा रही थी, पर सोनिया ने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। मार्को उससे जवाब मांग रहा था तो सोनिया को उसे बताना ही पड़ा कि वायरस तुम्हारे अंदर पनप रहा है, 3 दिन के अंदर तुम पूरी तरह बदल जाओगे, पर तब तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मार्को सोनिया से प्रॉमिस मांग रहा था कि तुम मुझे विक्टिम बनने नहीं दोगी, मतलब तुम मुझे मार देना, पर सोनिया ने प्रॉमिस नहीं किया। मार्को के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे और अपनी हालत उससे देख ही नहीं जा रही थी, इसलिए वो खुद ही अपने आप को गोली मारने लगा। पर सोनिया ने उसे रोक लिया अपनी बॉडी पे बाइट मार्क दिखाकर। जब वायरस फैलना शुरू हुआ था तब सोनिया के एक इन्फेक्टेड पेशेंट ने उसे काट लिया था, लेकिन सोनिया नहीं बदली। इसका मतलब कि ये वायरस से इम्यून है, शायद इसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है इसलिए। पर जो भी हो सोनिया के पास यही उम्मीद है, तभी तो वो बार बार मार्को को बोल रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तब तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, क्योंकि सोनिया को ऐसी उम्मीद है कि मिलिट्री बेस पे पहुंचकर इसके खून से कोई वैक्सीन बना ली जाएगी जिससे मार्को बच जाएगा। सोनिया ने इस तरह से मार्को को भरोसा दिया, इसलिए वो रुक गया। लेकिन उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे थे जो उससे झेले नहीं जा रहे थे। बाल झड़ रहे थे, दांत निकल रहे थे, बुरे सपने आने लगे थे, पर सोनिया उसका पूरा साथ दे रही थी, अच्छे से ख्याल रख रही थी, इसलिए वो भी टिका हुआ था। मगर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था, जो सोनिया के लिए दिक्कत वाली बात थी। अब उसके हर जगह से सिर्फ खून ही निकल रहा था, जिस वजह से वो पूरे दिन दर्द में रहने लगा था। तो दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसे मॉर्फिन चाहिए थी, जो सोनिया उसे दे नहीं रही थी। बस इसी वजह से वो सोनिया के ऊपर पूरा आक्रामक होकर टूट पड़ा। उसने सोनिया के ऊपर गन तक तान दी। तो सोनिया भाग के पहुंच गई ऊपर छत पे। उसने सोचा कि हेलीकॉप्टर तो पता नहीं कब आएगा, इसलिए मार्को को बचाने के लिए अभी के अभी कुछ करना होगा। O नेगेटिव होने की वजह से यूनिवर्सल ब्लड डोनर तो वो है ही। तो उसने मार्को के पैर पे कट मारा, उसका कुछ खून टब में निकाल लिया और थोड़ा अपना खून निकाल कर उसके अंदर चढ़ाने लगी ताकि वो भी इम्यून हो जाए, या कम से कम उसका खून वायरस को असर करने से रोक दे। इस प्रोसेस में मार्को काफी तड़प रहा था, जिस वजह से सोनिया को ऐसा लग रहा था कि ये तरकीब काम कर रही है। बस तभी मार्को ने पैर मार के वो खून वाला टब हिला दिया और उसका खून उछल के गिर गया सोनिया के मुंह में। वो खुद को साफ करने गई, इतने में मार्को पीछे से आ गया, पूरी तरह खून में सना हुआ, यानी तरकीब काम नहीं आई। मार्को किसी जंगली जानवर की तरह सोनिया के पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए सोनिया एक रूम में जाके बंद हो गई, तो मार्को लगातार उसका दरवाजा पीटता रहा। तो सोनिया ने वहां से एक क्लीवर उठा लिया अपनी सेफ्टी के लिए, पर तभी मार्को शांत हो गया और सोनिया से माफी मांगने लगा कि मेरा खुद पे बस नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ। सोनिया ने दरवाजा खोला और उसे फिर से संभाला। फिर सोनिया ने डिसाइड किया कि इलाज तो हो नहीं सकता, इसलिए वो खुद ही मार्को की सफरिंग खत्म कर देगी, उसे विक्टिम बनने नहीं देगी। पहले उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगाना था मार्को का दिल बंद करने के लिए ताकि वो पीसफुल तरीके से जाए, लेकिन दूसरा इंजेक्शन सोनिया लगा नहीं पाई। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने पति को खुद मार सके, इसलिए मार्को को नीचे बेसमेंट में ले जाकर उसने कमरे में बंद कर दिया ताकि मार्को उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि उसके साथ बच्चे की भी लाइफ जुड़ी है और बच्चे के लिए ही वो इतना संघर्ष कर रही है। मार्को को लॉक करने के बाद ऊपर जाके वो अपना बैग तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे आगे पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता देखना था। पर तभी किसी ने उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर डाला। वो वही ग्रुप
ग्रुप था जिसके साथ सोनिया की रेडियो पे बात हुई थी और सोनिया को लगा के सोल्जर्स हैं। ग्रुप में है लीडर फ्रैंक, डैनी, एबल और पॉल। इन लोगों को गाड़ी की तलाश है इसलिए यहाँ पर पहुंचे हैं, पर सोनिया ने उन्हें बता दिया कि एम्बुलेंस में फ्यूल खत्म है और मेरे पास उसकी चाबी नहीं है। लेकिन ये भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे बहुत फ्यूल था। वापस जाके ले आएंगे और फिर यहाँ से जैसे तैसे एम्बुलेंस स्टार्ट करके निकल जाएंगे। डैनी ने सोनिया से पूछा कि तुमने रेडियो पे बताया था कि तुम 2 लोग हो, तो दूसरा कहाँ पे है? सोनिया ने बोल दिया कि वो पागल होकर जंगल में भाग गया, जिसपे उन्हें यकीन तो नहीं हो रहा था, पर फिर भी उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया। एबल की टांग जख्मी हुई पड़ी थी तो सोनिया उसकी हेल्प करने लगी। उसके पास एक रेडियो भी था, लेकिन उसने बताया कि ये सिर्फ ट्रांसमिशन को रिसीव कर सकता है, इससे हम किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। इस बीच पॉल ने सोनिया की बॉडी पे वो बाइट मार्क देख लिया था और जब वो नीचे मार्को को देखने गई तो वहीं पे पॉल ने उसे पकड़ लिया। वो मार्को को इंजेक्शन लगाने आई थी ताकि वो बेहोश ही रहे और शोर ना करे। पॉल को लग रहा था कि सोनिया भी इन्फेक्टेड है, पर जब उसने पास से चेक किया तो पाया कि वो तो ठीक थी। फिर भी मशेटी उसने सोनिया के गले पे लगाया हुआ था, तो सोनिया ने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनकर पॉल ने उसे छोड़ दिया। वहीं पे उन दोनों के बीच एक डील हो गई। पॉल सोनिया को उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ से वो ग्रुप आया, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा रेडियो सिस्टम है जिसके जरिए सोनिया मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करेगी। बदले में सोनिया पॉल को एम्बुलेंस की चाबी दे देगी और वहीं से पॉल फ्यूल ले आएगा, फिर चला जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। उसे जाके अपनी फैमिली को दफनाना है। सुबह होते दोनों चुपचाप वहाँ से निकले और जंगल से होते हुए पहुंच गए एक बंकर जैसी जगह में जिसमें भर भर के फ्यूल था और रेडियो सिस्टम तो था ही। पहुंचते ही सोनिया ने पॉल को चाबी पकड़ा दी। फिर पॉल कैंस में फ्यूल भरने लगा और इतने में सोनिया रेडियो यूज करने लगी। अब तक वो हर तरह की अनाउंसमेंट रेडियो पे करके देख चुकी थी कि मैं डॉक्टर हूँ, इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो आखिर में उसने बोल ही दिया कि मैं वायरस से इम्यून हूँ और बिल्डिंग में छुपी हुई हूँ। ये रिकॉर्ड करके उसने लूप पे लगा दिया ताकि कभी ना कभी तो मिलिट्री वाले सुन ही ले। इस बीच एक हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी अंदर आ चुका था जिसे पॉल भी संभाल नहीं पा रहा था। पॉल का बहुत बुरा स्ट्रगल चला उसके साथ, जिसमें आखिर में पॉल ने एक हुक से उसका गला चीर डाला, तब जाके वो शांत हुआ। लेकिन तब तक और भी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे और पॉल ने ध्यान दिया कि स्ट्रगल के बीच उस ज़ॉम्बी ने उसके गले पे काट लिया, यानी अब उसके लिए तो कोई होप बची नहीं। अब वो अपनी फैमिली को दफना नहीं पाएगा, इसलिए वो अकेला ही ज़ॉम्बीज़ से भिड़ गया और उसने वहां पे पूरी चीर फाड़ मचा दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ज़ॉम्बीज़ कुछ अलग हैं। इन्हें म्यूटेंट्स कहना ही ठीक होगा। बहुत ज्यादा फास्ट हैं, भेड़िए जैसी आवाज निकालते हैं और वैम्पायर जैसे दांत है, घूल जैसी आंखें हैं, सबका मिला जुला रूप है, इसलिए म्यूटेंट्स हैं। सोनिया की तरफ भी आने लगे तो उसने पूरी गन उन्हीं के ऊपर खाली कर दी और उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी, इसलिए सोनिया को वहां से भागना ही पड़ा और पॉल उनकी चपेट में आके बेरहमी से मारा गया। सोनिया किसी तरह बच बचाकर वापस उस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी, लेकिन एक म्यूटेंट उसके पीछे आ गया था जो उसे दबोचने वाला था कि तभी फ्रैंक ने उसे गोली मार दी। इस बीच मार्को भी म्यूटेट होने लगा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ बदल रहा था। ऊपर फ्रैंक ने सोनिया को पीटना शुरू कर दिया और उसकी तकलीफ मानो मार्को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर सोनिया का भी खून है, तो शायद कुछ अलग तरह की म्यूटेशन हुई है, थोड़े बहुत इम्यून खून की वजह से। सोनिया ने मार्को का नाम चिल्लाया तो नीचे से मार्को भी चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनकर फ्रैंक और डैनी दोनों के होश उड़ गए। पर इसके अलावा मार्को के चिल्लाते ही सैकड़ों म्यूटेंट्स जंगल से भाग कर आए और उन्होंने बिल्डिंग को घेर लिया। फ्रैंक और डैनी ने उन्हें बाहर रोकने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो अंदर घुस आए तो फ्रैंक ने डैनी के साथ ही धोखा कर दिया। खुद को बचाने के लिए दरवाजा लॉक करके डैनी को मरने के लिए छोड़ दिया और डैनी तो उसके सामने ही मर गई। सारे ऑर्गन्स बिखर गए उसके, पर बच वो भी नहीं पाया। उसे पता नहीं था कि अंदर भी एक म्यूटेंट बैठा हुआ था जो उसे नोच नोच के खाने लगा। इस बीच मार्को भी दरवाजे का ताला तोड़ के बाहर निकल चुका था। सोनिया एबल को बचाते हुए चल रही थी, जो भी म्यूटेंट बीच में आ रहा था उसका सर उड़ाते हुए, पर फिर बीच में आ गया मार्को, जिसे सोनिया मार नहीं पाई, इसलिए एबल डिसेबल हो गया। मार्को उसका गला चबा चबा के खा रहा था। फिर जैसे उसकी नजर सोनिया पे पड़ी, वो सोनिया के पीछे पड़ गया। उसे बचने के लिए सोनिया एक रूम में जा रही थी तो मार्को उसे पकड़ के उसका हाथ खाने लगा, तो सोनिया ने उसे पीछे करके दरवाजा बंद किया और दरवाजे में ही गोली मार दी। झांक कर देखा तो मार्को जा चुका था, लेकिन दरवाजे पे लगा काला खून बता रहा था कि उसे गोली लग गई। अब सोनिया सोच ही रही थी कि आगे क्या किया जाए, तभी एबल के रेडियो पे मिलिट्री बेस से मैसेज आ गया। उन्होंने सोनिया की रिकॉर्डिंग सुन ली थी। वो 12 मिनट के अंदर सोनिया को रेस्क्यू करने आने वाले थे, यानी अब बस कैसे भी करके सोनिया को बिल्डिंग से बाहर निकलना था। उसने हाथ पे कस के कपड़ा बांधा, फिर चल दी नीचे की तरफ जहाँ पे एक म्यूटेंट ने उसे पकड़ा, तो मार्को ने आके उस म्यूटेंट का ही सफाया कर दिया। इतने में सोनिया एक हैच से होते हुए नीचे उतर गई और उसके पीछे पीछे मार्को भी। उस रास्ते ने सोनिया को बाहर तो पहुंचा दिया, लेकिन ऐसी जगह पे जिसके
चारों तरफ फेंसिंग थी और गेट पे लगा हुआ था ताला। उसमें भी पीछे से आ रहा था मार्को, यानी सोनिया मार्को के साथ फंस गई। वो भाग के सोनिया के पास आया, लेकिन इस बार काटने के बजाय वो बच्चे को ऑब्जर्व करने लगा। दांत दिखाते हुए उसने पेट को ही खाना शुरू कर दिया तो सोनिया ने उसे पीछे धकेल दिया और वो जा गिरा कटीली तारों पर, जिनमें उलझने के बाद वो उठ ही नहीं पाया। बस इसी का फायदा उठाकर सोनिया एक बड़ी सी टूटी हुई नुकीली पाइप उठा के ले आई मार्को की सफरिंग खत्म करने के लिए। और अब मार्को बिल्कुल भी बेचैन नहीं हो रहा था, उसे भी पता था कि यही बेहतर है, बल्कि उसने तो आंखें ही बंद कर ली। तब सोनिया ने वो पाइप उसकी गर्दन में घुसा के उसे खत्म कर डाला। फिर वहां पे हेलीकॉप्टर आ गया, जिसका शोर सुन के सभी म्यूटेंट सोनिया के आसपास जमा हो गए। तो सोल्जर्स ने पहले गोली मार के उन सबको साफ किया। उसके बाद सोनिया को हेलीकॉप्टर में बैठा के वो ले गए मिलिट्री बेस की तरफ, और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बचा है कि क्या सोनिया का बच्चा भी इम्यून होगा। म्यूटेंट्स के काटने से सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बच्चे को भी नहीं पड़ा होगा। तो मिलिट्री बेस में भी तबाही मच सकती है, क्योंकि सोनिया खुद एक कैरियर है, वायरस उसके अंदर भी मौजूद है। एनीवेज, मूवी बहुत ही खतरनाक है। आप देखो 28 डेज लेटर का रंग फ्रांस तक किस तरह से पहुंचा है। विजुअल स्टाइल इस मूवी का वही है, कैमरा वर्क भी वही है, बल्कि म्यूजिक भी कुछ वैसा ही रखा गया है, लेकिन इस मूवी की वाइब बहुत तगड़ी है। 28 डेज लेटर की तरह रेड, येलो या ऑरेंज लुक नहीं है, बल्कि इसका लुक है बर्फ की वजह से ब्लू, जो एक अलग ही एटमॉस्फेयर बना के देता है। और जो इसमें ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं उनका तो क्या ही कहना। वेयरवुल्फ, ज़ॉम्बी और वैम्पायर सबका मिक्सचर। आमतौर पे किसी भी फिल्म में चाहे कैसे भी ज़ॉम्बीज हो, उन्हें देखकर हमारे मन में यही आता है कि अरे मैं होता तो ऐसे निपटा देता। पर जब इस मूवी में ज़ॉम्बी सामने आता है तो अंदर से यही आवाज निकलती है, बस मैं ना हूँ उस जगह पे। इतना ज्यादा डर पैदा करते हैं वो स्क्रीन पे आते ही, सारी मोटिवेशन ही मर जाती है देखते ही। उनके मेकअप पे इतना काम किया हुआ है, उनकी आवाज पे, और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी इतने बढ़िया हैं। ऐसी खतरनाक मूवी बनी पड़ी है जिसके जैसी दूसरी है ही नहीं, पर फिर भी किसी को पता नहीं। पता तब चलेगा जब हॉलीवुड में इसका रीमेक होगा। पर इस मूवी की टक्कर है नहीं। अलग ही प्लॉट, अलग ही कियोस, अलग ही फील एकदम। ये कुछ वैसी मूवी है जैसी हम सोचते हैं कि काश ऐसी बने। खाली बिल्डिंग, बंकर, जंगल, बर्फ, एम्बुलेंस, सन्नाटा, जैसे कोई सपना हो। वो सपना जो हमने कभी बचपन में देखा था लेकिन भूल गए थे, और इस मूवी को देख के याद आया कि हाँ, वैसी भी कोई फील है। खैर, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।